आप लोग आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ हमारे दो के सिनेरियो सॉल्व हो गए हैं लास्ट दो वीडियोस में। एंड अब हम थर्ड के सिनेरियो पे जा रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और आप लोगों के साथ साथ में के सिनेरियो सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए थर्ड सॉल्व करते हैं। तो थर्ड का सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द व्यू ऑफ सुमित, रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स के बारे में बात करा है। ओके। तो एक मिनट। तो हम्म, तो चलिए, मिस्टर सुमित, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज करेक्ट। क्या जो मिस्टर सुमित ने कहा है उसके उसके अकॉर्डिंग जो ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो उसके बारे में हमें पता करना है। तो पहले तो देखते हैं सुमित ने बोला क्या था। तो उसके लिए पहले पैराग्राफ में आ जाते हैं। अ, हम्म तो मिस्टर सुमित ने क्या बोला है यहाँ पे। मिस्टर अजय रिव्यू respect for audit work of client for। तो चलिए कहते हैं मिस्टर सुमित यहाँ से कुछ बोला है उसने। मिस्टर सुमित व्यू दैट वन सिंगल ऑडिट प्रोग्राम डेवलपमेंट फॉर फोर क्लाइंट ऑपरेटिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि जो चार अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो उन सबके एक ही ऑडिट प्रोग्राम बनाना चाहिए। ओके। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि हर इंडस्ट्री को देखने के लिए उसके बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना जरूरी है। और अगर चारों अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज हैं तो उस केस में चारों को अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम्स बनेंगे। तो ये व्यू तो गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले यस वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट तो वैसे ही कैंसिल हो गए। एंड अब नो वाले पॉइंट्स को रीड करते हैं, दोनों में से कौन सा सही है। नॉट करेक्ट एज ऑल द फोर different industries and involving one audit program for all business not practicable। ये वाला पॉइंट ठीक लग रहा है। इसमें देखते हैं क्या है। करेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है। ओके, तो ये वाला पॉइंट है कि जो चारों इंडस्ट्रीज हैं चारों के लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनने चाहिए, ना कि एक ही तरीके का ऑडिट प्रोग्राम सब पे रखना चाहिए। हमारा ऑप्शन 20 का सही है। नेक्स्ट क्या होता है। With respect to Saraswati Limited, Miss Rishu was asked CA Ajay to perform which kind of audit procedure? कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाने को कहा है। तो फिर से पैराग्राफ में आ जाओ। ये वाला सरस्वती वाला है। ओके, सरस्वती लिमिटेड का। मिस सीए अजय आस्क्ड सीए रिशु टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ वेजेस। ओके, कंपेयर करना है। एंड करेंटली ईयर एंड लास्ट ईयर। ओके, आज वेरीफाई बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड वेजेस। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होता है नॉन फाइनेंशियल डेटा और वेजेस होता है वेजेस पेड फाइनेंशियल डेटा होता है। तो नॉन फाइनेंशियल नॉन और फाइनेंशियल का कंपैरिजन एक ही की डेफिनेशन में आता है, वो है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल विथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, यानी कि फाइनेंशियल के साथ भी कंपैरिजन करा जा सकता है, नॉन फाइनेंशियल डेटा के साथ भी कंपैरिजन करा जाता है हो सकता है। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट था सीधा की डेफिनेशन से पूछा गया था। ओके, देन नेक्स्ट आता है वेदर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी मिस्टर सौरभ रिगार्डिंग ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इज करेक्ट। लाइक ये तो लॉ का ही क्वेश्चन आ गया सीधा। तो लेकिन पहले पता तो करो करा क्या है। शेयर इशू ट्रांजेक्शंस। ओके, नेमली लक्ष्मी लिमिटेड। मिस्टर रिशु सी रिशु हैज स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया था। शी आस्क्ड आर्टिकल असिस्टेंट सीए सौरभ को वेरीफाई। सीए सौरभ को वेरीफाई करने को कहा कंपनी से कैसा। ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू सार्थक लिमिटेड, सार्थक लिमिटेड के भी केस में जो है शेयर कैपिटल को रिडक्शन करा गया है। शेयर कैपिटल का रिडक्शन किया किया गया है। ओके, देन मिस्टर सौरभ आस्क्ड एंगेजमेंट पार्टनर कंप्लायंस कंप्लायंस के बारे में बोला है और व्यू दैट देयर इज अ स्पेशल रिजोल्यूशन, और उसका व्यू है कि दोनों चीज में स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए। ओके, तो अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या है।
टू अंडरस्टैंड सौरभ इज पार्शियली, बताना कि सौरभ सही है कि गलत है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द पार्शियली करेक्ट और एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन इशू ऑफ इक्विटी शेयर। मेरे ख्याल से देखो स्वेट इक्विटी शेयर में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन ही होता है। एंड जो कैपिटल रिडक्शन है उसमें कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो। तो पहला वाला पॉइंट तो मेरे ख्याल से गलत है। सेकंड वाला स्पेशल रिजोल्यूशन द केस स्वेट एंड ऑर्डिनरी, हाँ ये वाला थोड़ा डाउट है। लाइक आप लोगों को अगर लॉ अच्छे से याद है, मेरे को तो थोड़ा ब्लर हो गया है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लेकिन आप लोगों को याद होगा तो आपको पूरा डायरेक्ट क्लिक कर गया होगा। तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन बता देना, ठीक है, कमेंट में कि क्या है। अंडरस्टैंड द CS Saurabh is correct as special resolution is required in case of sweat equity share and the company's reduction both, या तो वो दोनों ही करेक्ट हो सकता है या फिर वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी ही दोनों में लगता है। तो इसका थोड़ा सा डाउट है like क्या हो देखो या तो ये वाला हो सकता है या तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि स्पेशल रिजोल्यूशन। मेरे को जहां तक याद है हमें दोनों ही रिडक्शन करना है शेयर कैपिटल का, या फिर जो स्वेट इक्विटी शेयर उसमें से करना है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है। तो दोनों केस में स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, तो उस केस से हमारा आंसर ऑप्शन सी बनेगा। ओके, तो बाकी आंसर जब देखेंगे तो चेक कर लेंगे। अभी तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए, अगर गलत है तो बता देना। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है एक, पहले बार उसमें पूछा था कि ये डायरेक्ट लॉ का क्वेश्चन है, ऑडिट से ज्यादा रिलेट करता ही नहीं है। डायरेक्ट लॉ में स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के बारे में पूछ लिया है। द व्यू ऑफ मिस्टर सुमित करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर की बात की गई है। तो मिस्टर सुमित का व्यू क्या था? मिस्टर सुमित का व्यू कर ये वाला था। ओके, अंदर क्लाइंट Audit team noticed that the internal auditor, उनके पास internal auditor है, and Mr. Sumit view that statutory auditor rely on the work of internal auditor. मिस्टर सुमित कहता है कि हम उसके वर्क पे रिलाई कर सकते हैं। Audit procedure, no requirement for statutory audit team to perform audit procedure. Audit team को जरूरत नहीं है वो प्रोसीजर रखने की जो इंटरनल ऑडिटर ने कर रखा हो। ओके, विल फर्दर वेरीफाइंग, ये तो आगे का एक तो नया केस आ गया, उसको छोड़ो। यहाँ पे क्या बोला है कि सुमित कहता है कि हमें वो प्रोसीजर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है जो इंटरनल ऑर्डर ने लगा रखा है, हम आगे से अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो इंटरनल ऑर्डर ने काम कर दिया वो एक्सेप्ट कर लो एंड देन उस पर प्रोसीड कर जाओ। लेकिन देखो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा ही इंटरनल ऑडिटर पे रिलाई करें, क्योंकि हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते उस पर क्योंकि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं होते। तो अब देखते हैं क्या 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 ऑप्शन है। यस द व्यू ऑफ करेक्ट, नहीं यार इतना करेक्ट तो नहीं है। उसके बाद द व्यू ऑफ समित इज नॉट टेक सच योर टीम कैन नॉट यूज वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर टीम क्लाइंट ऑफ, इस पर थोड़ा डाउट है। नॉट करेक्ट एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड। यस ये वाला हो सकता है क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे उस पे अपना ओपिनियन दे। जो स्टैट होता है ना, लाइक कि जो भी ऑडिट वगैरह है उस पे उसका ओपिनियन आना चाहिए, ना कि किसी और के जरिए कोई ओपिनियन आना चाहिए। ओके, तो यही आंसर मेरे ख्याल से लगता है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, पार्शियली करेक्ट एंड रिलाई ऑन द वर्क एंड द सेम एग्री साइन एंगेजमेंट, यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए वैसे। ओके, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। एंड ये देखते हैं आंसर क्या है, मेरे को भी बिल्कुल आंसर याद नहीं होते, अभी मोस्ट प्रोबेबली साथ साथ में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट रहती है। लास्ट क्या है कि रिस्क बताना है रिस्पेक्ट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। वही जो लास्ट हमारा पॉइंट था कि मिस्टर सुमित नोटिस करता है कंपनी हैज इम्प्लीमेंट सिस्टम वेयर entries related to expense incurred during the year can be entered into accounting system। ऑथराइज्ड पर्सनल द्वारा ही जो है अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। However, with respect to traveling expense, which constitute 30% of total expense, the entries made will not authorized। ऑथराइज्ड हुई नहीं। देखो यहाँ क्या आ गया,
सबसे पहले ऑप्शन में देखें क्या कौन-कौन सी रिस्क के बारे में बता रखा है। मैं 4 रिस्क दिए, 4 पॉइंट है। सबसे पहला लास्ट से पढ़ लेते हैं, नो रिस्क। रिस्क तो है ही, तो ये वाला पॉइंट तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे उन्होंने 30% पे जो था, उससे ऑथराइज़ेशन नहीं हुआ है। अब डिटेक्शन रिस्क होता है ऑडिट के केस में, लाइक ऑडिटर की साइड से, तो डिटेक्शन रिस्क है ही नहीं क्योंकि यहाँ तो ऑडिट ने अभी तक काम ही नहीं किया ना, लाइक उसने सिर्फ पता किया है कि ये हुआ है, लेकिन ऑडिटर से थोड़ी ना गलती हुई है। अब इनहेरिट और कंट्रोल, इनहेरेंट रिस्क होता है कोई भी कंट्रोल लगाने से पहले अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एंट्री ऑथराइजेशन के बाद होगी, लाइक कि यहाँ पे कंट्रोल रिस्क हो जाता है क्योंकि जब वो जो कंट्रोल एनवायरनमेंट था वही पूरा नहीं हुआ, तो इस वजह से वहाँ पे गलत एंट्री डली है। तो इसका कंट्रोल लिस्ट हो जाएगा और इसी के साथ हमारे पाँचों एमसीक्यूज पूरे हो गए। सबसे पहले का ऑप्शन बी, यू करेक्ट ऑल 4 क्लाइंट्स डिफरेंट नॉट प्रैक्टिकेबल व्हेन सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करेक्ट, स्पेशल रिजोल्यूशन आता है दोनों में। ऑप्शन सी, नो ऑथराइज स्टैट्यूटरी ऑर्डर की सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एंड देन लास्ट कंट्रोल रिस्क। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, एंड अगर कोई डाउट रहता है किसी पॉइंट में तो उसको कमेंट कर देना। मैंने ट्राई किया कि साथ साथ में पूरा एक्सप्लेन करा है अच्छे से। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो उसको पूछ लेना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।